तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और अपने तमाम पैनलिस्ट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या सीबीआई के नाम पर राजनीति हो रही है। आज हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी के मंत्रियों को क्यों सीबीआई की गिरफ्तारी हुई, उनकी सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की, चट गिरफ्तारी हुई और पट जमानत भी मिल गई। शाम तक सभी नेताओं को जमानत मिल गई। इसके बाद ममता बनर्जी अब क्या पॉलिटिकल रुख अख्तियार करेंगी इस पूरे के पूरे मसले पर। आज उन्होंने सीबीआई के दफ्तर में जाकर धरना भी दे दिया। लेकिन आज सबसे पहले देश की बहस में हम बात करेंगे ताउते तूफान की। ताउते तूफान अब से कुछ ही देर बाद गुजरात के वलसाड के वीरावल और वलसाड के तट से टकराएगा। द्वीप से ये निकल चुका है और द्वीप से आगे निकलने के बाद अब इसके गुजरात तट से टकराने की संभावना है। ये माना जा रहा है कि अभी जो हवाएं चल रही है वो 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और जब ये चक्रवात, ये साइक्लोन जब गुजरात के तट से टकराएगा तब इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। हम अगले आधे घंटे ताउते के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। ये देखिए कितनी ऊंची आज मुंबई से जो खबर आई, मुंबई में दोपहर में टकराया था ये तूफान और 13 फीट ऊंची लहरें दिखाई दी थी मुंबई के समुद्र तट पर। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। इसके अलावा हमारे पास खबर आ रही है कि पालघर से भी तबाही का मंजर देखने को वहां पर मिला है। वहां पर तमाम एहतियात के बावजूद भी एक शख्स की मौत हो गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को कल सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट को भी आज दिन भर के लिए बंद किया गया। रात 10 बजे तक उसे बंद किया गया है, जिसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। सिंधुदुर्ग जो कि कोंकण का इलाका है, वहां पर ताउते तूफान से भारी तबाही हुई है। ये खबर भी आ रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंची लहरें उठ रही हैं और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर वीरावल में आता है और सोमनाथ के इसी मंदिर के जो पीछे का इलाका है वहां पर इस वक्त तूफान टकराएगा। ऐसे वैज्ञानिकों ने जो है वो प्रिडिक्शन किया है, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है। इसी पर हम अगले आधे घंटे बात करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे हैं और डॉक्टर बीके त्यागी है, दोनों मौसम वैज्ञानिक, और दोनों से हम समझेंगे ताउते क्यों आया, कैसे आया, क्या इंपैक्ट होने वाला है और क्या क्या सावधानी ऐसे वक्त पर बरती जानी चाहिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं, गुजरात के तटीय इलाके से हैं, मुंबई से हैं या फिर उन इलाकों से जहां पर तूफान प्रभावित करने वाला है, तो आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पालघर चलेंगे। हमारी सहयोगी ज्योत्सना मेरे साथ जुड़ जाएंगी थोड़ी ही देर में और डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे, जैसा मैंने आपको बताया, और डॉक्टर बीके त्यागी, दोनों मौसम वैज्ञानिक मेरे साथ हैं। सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर दुबे के पास। डॉक्टर दुबे, आपसे समझना चाहूंगा ताउते ये नाम कैसे रखा गया और अब जब ये गुजरात के तट से टकराएगा तो इसके कितने कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तट से टकराने के बाद ताउते थोड़ा कमजोर हो सकता है। आप क्या कहेंगे? 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवाएं चलेंगी तो कितना प्रभावित कर पाएंगी ये तटीय इलाके? देखिए दीपक जी, बहुत सही बात है। जो पहला प्रश्न था आपका कि ताउते नाम कैसे आया, तो जो समुद्र के किनारे की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे एक एक नाम लेते हैं और ये उसी क्रम में चलता रहता है नाम। जैसे अभी ताउते आया, उसके आगे अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम दूसरी कंट्री का होगा, फिर जो तीसरा नाम आएगा तीसरी कंट्री का होगा। इस तरह से ये नामकरण करते हैं। तो जितने भी कोस्टल एरिया, समुद्र की जो कंट्रीज मिली हुई है एडजॉइनिंग एरिया की, उससे इसका नाम रखा जाता है। अब दूसरी बात, जहाँ तक आपने 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं की बात है, तो ये जहाँ पर लो प्रेशर, जो अरब सागर था उसमें जो लो प्रेशर डेवलप हुआ, तो वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी के साथ आती हैं और ऊपर अपर साइक्लोनिक में जो है उसका वेपर बहुत ज़्यादा पहुँचता है। इसके बाद ये समुद्र में जो है पानी की जो लहरें हैं वो काफ़ी 8 से 10 फीट 12 फुट तक ऊंची उठती हैं और जब ये 10 से 12 फीट तक ऊंचाई पे उठती हैं तो जितने भी कोस्टल एरिया के जो निचले क्षेत्र हैं या
जहाँ पर उसका किनारा है उससे ऊपर जब जाता है तो बहुत सारा जो समुद्र का जो पानी है वो आपका दूसरे क्षेत्रों में पहुँच जाता है। इस तरह से जो चूँकि उसकी स्पीड, उसकी गति जो है पानी की बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ पर जो बने हुए आसपास के मकान है, जो खेती है या जो बाग बगीचे हैं, वो सारा कुछ जलमग्न हो जाता है। तो इसमें जो फार्मर है आसपास का या जो वहाँ के लोग हैं पास के रहने वाले, पहली चीज़ तो वो वहाँ के क्षेत्रों को खाली कराया जाना बहुत ही आवश्यक रहता है। इससे जन हानि कम होगी, धन हानि तो होगी लेकिन जन हानि कम होगी उससे। दूसरी चीज़ जो दूर तक की जो खेती है, जैसे 10 से 12 किलोमीटर की 10 से 12 फीट की ऊंचाई होगी पानी की, तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? वो लगभग 2 से 3 और 4 किलोमीटर तक पानी जो है वो आगे बढ़ेगा। तो वहाँ तक की जगह जो है वो रिक्त कराई जानी चाहिए, जिससे ये कम नुकसान हो। हवाओं के चलने से और हरिकेन के आने से, हरिकेन का मतलब जो 150 से ऊपर जब पानी जो हवा की रफ्तार होती है, उससे टेम्परेचर यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो ऊपर का होता है वो उसमें कमी होती है, जिससे जो वेपर है आसमान में एकदम से पानी में कन्वर्ट होता है। और ऐसी कंडीशन में जो रेनफॉल है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। ये जो रेनफॉल है ये जैसे जैसे आगे, जैसे हमारा ये पश्चिमी कोस्ट, दक्षिणी पश्चिमी कोस्ट जो है वो समुद्र का, ये सारा प्रभावित हुआ है। शुरुआत में केरला, कोकण से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से अब ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। यानी लगातार उस क्षेत्र में दक्षिणी और पश्चिमी हवाओं के चलने से ये जो अन्य जो भाग हैं हमारे यानी समुद्र तट से, तो उस पर जितने दूर हैं जो पार्ट, वहाँ पर इफ़ेक्ट तो करेगा, बदली तो रहेगी, लेकिन बारिश की मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी जो है आगे जितना पूरब की तरफ जाएंगे उतना कम होती जाएगी और उसी तरह से हवाएं भी मध्यम होती जाएंगी। तो ये स्थिति दीपक जी रहेगी। ठीक है डॉक्टर दुबे से हमने समझा कि ताउते का कितना असर पड़ने वाला है, क्यों और कैसे इसका नामकरण होता है, ये भी बेहद दिलचस्प है, उन्होंने हमें बताया। लेकिन हम देखेंगे हमारे सहयोगी राकेश पांडे की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले चलते हैं पालघर। वहां पर एक आदमी के मौत की खबर आ रही है। मेरी सहयोगी ज्योत्सना वहां से लाइव जुड़ चुकी है। ज्योत्सना, ये जानना चाहूंगा कि पालघर में एहतियात के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, और एक व्यक्ति की दुखद मौत की खबर आ रही है, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है पालघर और उसके आसपास के तटीय इलाकों से? अगर पालघर की बात करें तो जब महाराष्ट्र में ये तूफान पहुंचा था तौकते, तब भी पालघर पे असर था। जब ये गुजरात की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुंबई और गुजरात के बीच में ये पालघर ज़िला आता है, इसीलिए पालघर पर इसका बहुत भारी असर देखने को मिला। हम आपको बता दें कि 300 से ज़्यादा पेड़ और पेड़ों की टहनियाँ पालघर ज़िले में गिर चुकी है, जिसके लिए अब रेस्क्यू पालघर प्रशासन जो है वो अभी जगह जगह छान मार रहा है। कई लोगों की मौत तो नहीं हुई, कोई घायल तो नहीं हुआ, क्योंकि पालघर एक आदिवासी इलाका है। तो ऐसे में यहाँ पर मोबाइल रेंज से लेकर जो है आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत इस तोकते तूफान की वजह से हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, आगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है। थाने में 2, मुंबई में हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है, थाने में 2, पालघर में 2 और सिंधुदुर्ग में 1 और रायगढ़ में 3 लोगों की मौत अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी है। इसका मतलब कुल 8 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हो चुके हैं। 4 जानवरों की मौत हो चुकी है। 12,500 लोगों को दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट कराया गया है और समुंदर में एक आदमी के डूबने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन समुंदर में लहरों का तांडव चल रहा है, इसीलिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की बात करें तो बारिश लगातार जारी थी, लेकिन जिस तरह से तोकते तूफान का जो स्पीड था, जो तेज़ गति थी, उसकी वजह से तेज़ हवाओं का कहर सबसे ज़्यादा जारी था, जिसकी वजह से ये मौतें हुई है। क्योंकि हमने देखा बारिश की वजह से डूबने से अब तक एक आदमी गुम हो चुका है, उसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन 9 लोगों की मौत जो हुई है वो तेज़ हवाओं के कारण हुई है। क्योंकि सिर्फ अगर पालघर की बात करें तो एक आदमी जिसके सर पर पत्थर गिर गया, वो बिल्डिंग के साइड में खड़ा था, क्योंकि वो अपने आप को
बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज़ हवा के कारण उसके सर पर पत्थर गिरा, उसकी मौत हो गई। दूसरी जगह जब एक ऑटो ड्राइवर यहाँ से जा रहा था पालघर से, तो वहाँ पर पेड़ गिरने से उसके ऑटो पर पेड़ गिरा और उसकी मौत हो गई। यानी कि 8 लोगों की मौत, माफ़ कीजिएगा, 8 लोगों की मौत जो है उसमें आंकड़ा और बढ़ सकता है। पालघर जिले के लिए बताया गया है कि 12 बजे तक, रात 12 बजे तक तेज़ हवाओं के साथ इसी तरह से बारिश रही। यानी गुजरात की तरफ भी अगर ये तूफान जा रहा है तो भी पालघर फिर भी मतलब जो है क्षतिग्रस्त रह सकता है। और हम आपको बता दें कि 12,500 लोगों को शिफ्ट कराया गया है। 2,500 से भी ज़्यादा घर जो है वो खराब मतलब ध्वस्त हो चुके हैं और 6 घर पूरी तरह से ढह चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अब, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब पूरे महाराष्ट्र में जो समुद्र के तटीय इलाके थे, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई और कोंकण, वहाँ का जायज़ा लिया और ये पता करने की कोशिश की है कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई और समुद्र और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। और ऐसे में जो है वो मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अभी सर्च होगा तो उसमें और पता चलेगा कि स्थिति क्या है। 19 तारीख तक मछुआरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत भी दी गई है। ठीक है ज्योत्सना, ज्योत्सना हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। राकेश पांडे मेरे साथ दीप से जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी पूरब पटेल इस वक्त वीरावल से जुड़ गए हैं। वीरावल के पास ही समुद्र पे ताउते तूफान अब से कुछ ही मिनटों बाद टकराने वाला है। वीरावल के क्या दृश्य इस वक्त पूरब, ये जानना चाहूंगा, और क्या एहतियात के इंतजाम किए गए हैं वीरावल और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि अब ताउते वहां टकराने वाला है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए ताउते का जो प्रकोप है वो गुजरात के कोस्टल इलाकों पर दिखने लगा है। मैं अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट है हितल से कहूँगा कि आपको नज़ारा ही दिखाए, तेज़ हवा चल रही है। हम शहर के बीचों बीच है, जो मेडिकल सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई है और जो मेडिकल स्टोर है वो बंद कर दी गए हैं। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौराष्ट्र के कोस्टल इलाकों से 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। उन सभी का कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो टेस्ट भी किया गया है। 44 से ज़्यादा NDRF की टीम कोस्टल इलाकों पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया है कि ये जो ताउते वेरावल और दीव के बीच में सबसे नज़दीक आएगा और वहाँ पर लैंडफॉल करेगा, तब जो उसकी विंड स्पीड होगी वो 160 के ऊपर होगी। तो काफ़ी खतरनाक साइक्लोन माना जा रहा है। इस साल का पहला साइक्लोन है गुजरात कोस्ट पर और काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। एहतियात के तौर पर, खास तौर पर गुजरात सरकार ने ये कहा है कि जो बिजली की सेवाएं हैं वो बाधित ना हो, क्योंकि जो कोस्टल इलाका है सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र में भी कई सारे कोविड मामले हैं, तो अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। और NDRF के साथ साथ जो कोस्ट गार्ड है पोरबंदर और कच्छ की, वो भी तैनात की गई है। तो एहतियात बरता हुआ है और अभी 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये जो साइक्लोन है वो अपना तेज़ रुख दिखाएगा और तब जो हवा होगी वो करीब 160-180 के आसपास होगी। तो काफ़ी सीवियर साइक्लोन माना जा रहा है ये, और आज से लेकर कल सवेरे तक उसके जो इफ़ेक्ट है वो रहेगी। और ख़ास तौर पर वेरावल और दीव, जहाँ पर हमारे सहयोगी खड़े हुए राकेश पांडे, वहाँ तक ये कोस्टल इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वेरावल और दीव के बीच में। और एहतियात के तौर पर 5,000 जितने मछुआरे हैं, उनकी नावों को भी कोस्ट पर ला दिया गया है और नावों को भी बड़े बड़े रस्से से बांध दिया गया है। और सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सारा सरकारी अमला जो है वो फ़िलहाल अलर्ट मोड पर है और हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। राकेश, दीव में इस वक्त क्या हो रहा है, और मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि दीव से भी टकराने वाला है तूफान, ऐसे में दीव में किस तरह की तैयारियां की गई है? प्रधानमंत्री ने आज दमन और दीव के LG से बात भी की है। दीपक सर, हम कोशिश तो कर रहे थे कि दीव के अंदर हम प्रवेश कर जाते और बेहतर होता कि वो तस्वीर दिखाते, लेकिन जब हम पहुंचे जो बड़ा सा गेट है वहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था, पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक था, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। चेकपोस्ट के लोग अंदर चले गए थे, वहाँ पर कोई पुलिस का जवान भी मौजूद नहीं था। सड़क तक समुद्र का पानी आ चुका था, बहुत तेज हवा चल रही थी। हमने अपना दरवाज़ा गाड़ी का खोलने की कोशिश की कि आप अंदर जाकर चेकपोस्ट में देखें, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अलबत्ता
मैंने और कैमरामैन ने मिलकर बमुश्किल दरवाज़ा बंद किया। ये अब से करीब 1 घंटे पहले की बात ही थे। मजबूरन हमें अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे लेनी पड़ी क्योंकि सड़क पर रहते तो वहाँ पर समुद्र का पानी आ रहा था। थोड़ा सा पीछे हम मौजूद हैं और वहाँ पर स्थिति अभी देखिए ये है कि तेज़ हवा चल रही है और मुझे लगता है कि 125 से ज़्यादा स्पीड होगी इस समय हवा की। खड़ा हो पाना एक जगह पर मुश्किल है। ये अभी तब स्थिति है। जानकारी ये मिली कि दीव में करीब अब से करीब 1 या 1.5 घंटे बाद 9:30 10 बजे के आसपास का टाइम दिया जा रहा है जब हो सकता है कि दीव पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिले और उसके बाद दीव से आगे बढ़कर जिसका जिक्र कर रहे थे अभी पूरा पटेल हमारे साथ, फिर वेरावल तट और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दीव सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, दीव पर सबसे ज़्यादा असर होगा। बहुत सारे पेड़ हमें रास्ते में गिरे पड़े हुए मिले, वो तस्वीरें भी हमने भेजी हैं। लेकिन दीव के लिए अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल भरे रहने वाले हैं इस पूरे जोन में। दीपक सर, ठीक है, आपने दीव का अपडेट दिया। दीव से भी टकराने वाला है, मुश्किल रहने वाले हैं। सीधे डॉक्टर त्यागी के पास चलते हैं। डॉक्टर त्यागी, आपसे जानना चाहता हूं आफ्टर इम्पैक्ट कितने दिन होता है? आज हमने देखा मुंबई के अंदर तेज बारिश हुई, जो तटीय इलाके थे उनमें तेज बारिश हुई। तूफान आकर टकरा कर तो चला जाएगा, लेकिन इन तटीय इलाकों में कितने देर तक इसका आफ्टर इम्पैक्ट बना रहेगा? बारिश होती रहेंगी, हवाएं चलती रहेंगी। जी ने बताया कि ये तट से टकराएगा क्योंकि इसको जो एनर्जी मिल रही है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो समुद्र का पानी है तो उसमें जो पानी गर्म हुआ, वेपर्स बन रहे हैं, तो जैसे जैसे ये तट की तरफ आएगा इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और जितना अंदर जाएगा, जब तक ये इसका एनर्जी लेवल पूरा 0 नहीं आ जाएगा, उस जगह तक ये जो है तहस नहस करता जाएगा। हाँ, लेकिन तट से टकराने के बाद जब अंदर तटीय क्षेत्र में अंदर जाएगा तो नुकसान जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और अब वो कितना अंदर तक जाता है, क्योंकि वो उसका रूट बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि वो जो प्रिडिक्शन होती है वो उस कोस्टल एरिया से मुड़ जाता है और वहां पे जाता ही नहीं है, दूसरे साइड से निकल जाता है, तो बचाव हो जाता है। लेकिन अभी जैसे इस केस में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल टकराएगा और क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो जितनी जो स्पीड अगर ज्यादा है तो ज्यादा दूरी तक अंदर तक जाएगा और जो वो कहीं की नुकसान या कहीं की वहां पे सावधानी हमें बरतनी होगी, क्योंकि जब तक ये पूरा सबसाइड नहीं हो जाता है तब तक ये वो कहीं की नुकसान करता रहेगा। और जितने भी लोग उसकी चपेट में आएंगे उनसे यही मैं गुजारिश करूंगा कि अपने आप को उनको खुद बचाना है, क्योंकि जितनी भी कैजुअलिटीज होती हैं वो साइक्लोन पर से नहीं होती, वो पेड़ टूटने से होती है, बिल्डिंग टूटने से होती है, छत टूटने से होती है, कोई उसके नीचे पेड़ के नीचे खड़ा है, पेड़ टूट के गिर गया, या कोई बिल्डिंग के ऊपर कुछ भारी ऑब्जेक्ट रखा था वो उड़ के नीचे गिरा तो उससे डेथ होती है। तो इसलिए जो आपको अपने बचाव के लिए जो सेफ जगह चुननी है वो ऐसे चुननी है कि अगर वो टूटती है तो आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो आप सहन कर सको, तो कैजुअलिटीज नहीं होंगी। और हम देखने की जो पूरी जो टीम है वो सब लगी हुई है, लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही इंटेंस कहीं की साइक्लोन है, जो जैसा कि कहा जा रहा है कि 180 तक जो है स्पीड हो जाएगी, तो अगर ये कोस्टल एरिया से अंदर तक भी जाता है तो काफी दूर तक जाएगा। और जब तक ये बिल्कुल कहीं की ग्राउंड लेवल पे नहीं आ जाता, इसका जो एनर्जी इसने इकट्ठी करी है जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, वो तब तक ये जो है वो करता रहेगा, हवा चलती रहेगी, बारिश भी होती रहेगी और तेज हवाएं जो समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं वो भी, तो ये सब चलता रहेगा जब तक ये पूरा जो सबसाइड नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर है कि ये रास्ता क्या लेता है, एक प्रेडिक्शन हुआ है, डिफाइन किया गया है, बट जरूरी नहीं है कि उसी ट्रैक पे जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और उसमें से क्या फैक्टर करके जो रूट बदल जाए या जो इंटेंसिटी है वो जो हमने प्रेडिक्शन करी है उससे पहले थोड़ी कम हो जाए, तो वो फैक्टर मतलब एज इट कम वी हैव टू सी, मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा वो कहें कि क्योंकि एक नेचुरल कहें कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम उसको एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तो जैसे वो आएगी उस हिसाब से तैयारियां की जा चुकी हैं और मुझे लगता है कि जो जान माल की जो नुकसान है वो बहुत मिनिमम करने की कोशिश की जा रही है। जी
मिनिमम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हो, सब लगे हुए हैं। सीधे पूरब के पास वीरावल चलता हूं। पूरब अभी कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और मेरे ख्याल से अब जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं टकराने वाली बात थी, तूफान टकराने वाली बात थी, वो 10 बजे के आसपास कभी भी आ सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी वीरावल में कितनी तेज हवाएं चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए हवाएं काफ़ी तेज़ है वेरावल में। मैं सीधे विजुअल दिखाना चाहूँगा आपको कि इस वक्त हम वेरावल सिटी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और जो पेड़ है शहर के बीच में वो तेज़ी से हवा के साथ हिल रहे हैं और जो विजुअल में दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ा लाइट का जो खंभा है वो भी दीपक जी हिल रहा है। तो काफ़ी तेज़ हवाएं 90 से 110 के आसपास होगी, लेकिन जब ये तूफ़ान जितना नज़दीक आएगा वो हवा का रुख है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिस तरह से प्रिडिक्ट किया हुआ है मौसम वैज्ञानिकों ने, खास तौर पर भारत सरकार के और गुजरात के तब वो जो स्पीड होगी वो 150 से 180 तक की हो जाएगी। और 10 बजे के आसपास, 8 से 10 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 8 से 10 बजे ये जो ताउते है वो गुजरात के कोस्टल इलाकों पर हिट कर जाएगा और उसका असर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि समंदर की जो लहरें वो काफ़ी उफान पर है। फिलहाल सभी को समंदर किनारे से हटा दिया गए थे। हम भी 2 घंटे पहले मौजूद थे, हमें भी कह दिया गया कि आप समंदर का इलाका छोड़ दीजिए और शहर में चले जाइए। और दूसरा दिखाना चाहूँगा, ये जो सामने आपको होल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल बड़े बड़े ऐड के होल्डिंग्स है, उसको नीचे उतार दिया गया है ताकि ज़्यादा हवा आए और जो होल्डिंग्स है वो उड़कर किसी को टकराए नहीं और किसी को उससे कोई जान हानि ना हो। तो एहतियात काफ़ी बरते गए हैं और जिस तरह का प्रिडिक्शन अभी तक के वैज्ञानिकों ने किया था, मौसम वैज्ञानिकों ने, उसी तरह से फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 10 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सीवियर हो जाएगा ये साइक्लोन और तेज़ी से वेरावल और दीव के बीच हिट करेगा और तब ज़्यादा नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं लोग। ठीक है, वीरावल से दीव के बीच सीधे दीव चलते हैं राकेश पांडे के पास। और राकेश, किस तरह के एहतियात के इंतजाम दीव और आसपास के इलाके में किए गए हैं, क्योंकि आप दिन भर से उन्हीं इलाकों में ट्रैवल कर रहे थे? मैं सोमनाथ से पूरा दीव तक गया, फिर अब मैं सोमनाथ और दीव के ठीक बीचों बीच इस वक्त मौजूद हूं। और देखिए सड़क से किनारे थोड़ा सा हटकर मैं दीपक सर मौजूद हूं। उसके बावजूद आप देखिए बारिश यहां तक है, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि एक जगह पर खड़े रह पाना मुश्किल है। एहतियात ये है कि कोस्टल एरियाज में जितने लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया गया। हालात इतने बुरे भी हैं कि जो वहाँ पर जवानों की तैनाती थी वो भी उस जगह से हट चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी सेफ्टी की चिंता होगी। दीव, जैसे आप दीव में प्रवेश करते हैं, बड़ा सा द्वार मिलता है, वहाँ पर चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट तक समुद्र का पानी आ चुका था, वो चेक पोस्ट खाली था, बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, रास्ते में करीब 10 जगहों पर पेड़ गिरे हुए थे। तो जो एहतियाती इंतजाम थे वो तो पहले से किए गए थे, प्रिकॉशनरी मेजर सारे लिए गए थे। लेकिन फिलहाल अगले कुछ समय ऐसे रहेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं, एहतियात बरतकर उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, तो वो तो कर लिया गया है। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है, जो तस्वीर आ रही है और जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, अगले 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे लगता है कि ये किसी भी हालत में 150 के ऊपर स्पीड होगी और उसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो तस्वीर देखने को मिली अभी तक। ठीक है, मैं सीधे ज्योत्सना के पास चलता हूं। ज्योत्सना, पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो किन किन इलाकों को महाराष्ट्र में प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन इलाकों में देखने को मिला? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के तटीय इलाके, खास तौर पर सिंधुदुर्ग, क्योंकि वहाँ पर 1 मौत हुई है, रायगढ़ में 3 मौतें हुई है, ठाणे में 2 मौतें हुई है, पालघर में 2 मौतें हुई है। मुंबई की खास बात करें तो इस बार मुंबई बीएमसी ने कह सकते हैं कि जैसे तैसे मुंबईकरों को संभाला, क्योंकि मुंबई में अब तक 4 लोगों की घायल होने की खबर है। मुंबई में कोई भी अब तक मौत की खबर नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त अगर कोई हुआ है तो महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में हुआ है और साथ ही साथ जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तबाही का मंजर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहर रहा तेज़ हवाओं का, जिसकी वजह से ये उफान देखने को मिला। समुद्र में तो हमने
हमने देखा कि कितनी ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से ही मतलब 14 तारीख से ही सभी मछुआरों को आगाह कर दिया गया था कि वो पानी में ना जाए, मछली पकड़ने के लिए ना जाए। और जो मतलब मुंबई बीएमसी हो या महाराष्ट्र प्रशासन हो, उन्होंने पहले ही लाइफ गार्ड हो या एनडीआरएफ की टीम हो, सुरक्षाकर्मी हो, वो तैनात कर दिए गए थे। हर मतलब जैसे ही वो तूफान जिस साउथ से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की तरफ से हर वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बड़े हादसे नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत, और हम आपको बता दें कि ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से रेस्क्यू मतलब जितना भी जांच होता है वो जांच नहीं हो पाया है। 9 लोग जख्मी हैं अब तक, तो 9 लोग जो अस्पताल जिनका इलाज चल रहा है, तो उनमें भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग ज़्यादा गंभीर बीमार घायल हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर त्यागी, मेरे तीनों सहयोगी। अपना ख्याल रखिए, एहतियात बरतें, क्योंकि आप साइक्लोन को कवर कर रहे हैं। एहतियात बरतें और अपना खूब ख्याल रखें। मैं आपसे यही कहूँगा, और हम उम्मीद करते हैं, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आपदा सभी भगवान को दुआ करते हैं कि भगवान इस आपदा से हमें संभाल कर रखना। तो ताउते आकर निकल जाएगा, लेकिन क्या इंपैक्ट छोड़कर जाएगा, इससे जुड़ी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। अब आते हैं देश की बहस के मुद्दे के। आज आपने कौन से मुद्दे को चुना है? आपको पता है, देश की बहस में हम उसी मुद्दे पर बहस करते हैं जिसको आप लोग चुनते हैं। आज जो 3 मुद्दे हमने आपको दिए थे, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आज का मुद्दा बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल में आज ममता बनर्जी कैबिनेट के 2 मंत्रियों को अरेस्ट किया गया, 2 पूर्व मंत्रियों को भी अरेस्ट किया गया, और 1 पूर्व मेयर, उनको भी अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट नारदा घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सीबीआई के दफ्तर के अंदर धरना दिया। देर शाम चारों नेताओं को जमानत मिल गई। इसी पर हमारी आज की बहस है, बंगाल की राजनीति में नया तूफान कैसे आया। सवाल यह है कि 2014 का यह मामला था जब नारदा का घोटाला सामने आया था, और नारदा के घोटाले में कथित तौर पर यह आरोप लगा था कि एक वेबसाइट ने टीएमसी के नेताओं जैसे लोगों को पैसे लेते हुए दिखाया था, और उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने बकायदा इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा था। एक पिटीशन लगी थी कोलकाता हाई कोर्ट में, जिसके आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच में आज 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद खुद ममता बनर्जी धरने पर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गई, जो कि रीजनल हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, निजाम हाउस के अंदर। वो वहां पर 6 घंटे बैठी रही। उन्होंने चुनौती दी सीबीआई को कि जैसे आपने मेरे नेताओं को गिरफ्तार किया है, वैसे मुझे भी गिरफ्तार करें। ममता बनर्जी की इस चुनौती के बीच टीएमसी के कार्यकर्ता, जो निजाम हाउस है सीबीआई का दफ्तर, वहां पर जमा हो गए। हल्का लाठीचार्ज भी वहां पर करना पड़ा, और जो सुरक्षा बल वहां पर लगे हुए थे, उनके साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई, पत्थरबाजी भी वहां पर हुई। ऐसे में सवाल बड़ा यहां पर खड़ा हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? ये आरोप टीएमसी ने लगाया है। सवाल यह है कि क्या बंगाल की हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है, जैसे टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं? ऐसे में क्या सीबीआई के इस पूरी की पूरी कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। एक तरफ सीबीआई दफ्तर में टीएमसी के नेताओं, विधायकों और राज्य के मंत्रियों से पूछताछ, तो दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का सीबीआई दफ्तर के बाहर पथराव और हंगामा। इतना ही नहीं, तमतमाती ममता दीदी एक बार फिर गिरफ्तार हुए अपने नेताओं के समर्थन में मैदान में उतर आई हैं, जबकि सीबीआई ने इन सभी पर नारदा स्टिंग केस के तहत शिकंजा कसा है। सीबीआई ने सूबे के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। चारों नेताओं को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर राजनीति तेज है, मगर चुनाव के बाद से बंगाल के हालात ठीक नहीं है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हत्या और हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी थे। अब राज्यपाल ने ममता सरकार को ट्वीट कर राजधर्म निभाने की नसीहत दी है, जबकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के रवैये पर हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है प्रतिहिंसामूलक राजनीति। कौन लोग बोल रहा है? जो लोग चुनाव जीतने के बाद लाखों बीजेपी कार्यकर्ता को बेघर कर दिया। देश की बहस में चर्चा है
कि पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार आई है, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी है। आज हुई गिरफ्तारियों पर हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। ताउते तूफान तो थम जाएगा, लेकिन बंगाल में सियासी तूफान कब शांत होगा, यही आज का बड़ा मुद्दा है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से देख लेते हैं। हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। आपको पता है जवाब कैसे दिया जाता है। आज का सवाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊं, तब तक मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ गए हैं। मेरे साथ पीके अग्रवाल, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के जुड़ गए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली और लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है, यह हमारा सवाल है। हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। और आप जानते हैं जवाब कैसे देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी जाकर जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कार्यक्रम के बारे में आपका कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे सबसे पहले चलता हूं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी के पास। राजीव जी, आप पर आरोप यह लग रहा है कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है, इसीलिए आप सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, आरोप लगा रहे हैं आपके राजनीतिक विरोधी। अब सीबीआई के लिए आप बोल रहे हैं कि सीबीआई ने जिन लोगों को स्टिंग ऑपरेशन में जिनके नाम आए थे या जिनकी तस्वीर आई थी या जिनका वीडियो आया था, उनको पकड़ने पर भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? क्या ये टीएमसी कह रही है कि सीबीआई जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है? क्या ममता बनर्जी जो वहाँ पर धरना करने गई हैं अपने लोगों के लिए, अपने विधायकों के लिए या अपने लोगों के लिए, वो धरना उचित था? क्या सीबीआई के दफ्तर के बाहर जाकर के इस बात के लिए धरना करना कि ये लोग जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे पैसे लेते हुए, इनको छोड़ दिया जाए? क्या एक मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी सीबीआई के अधिकारी को बोले क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बाहर देखिए कितनी भीड़ लेके आई हूँ कोविड में, मैं वहाँ जनता को मरवा रही हूँ, जनता के जो जान है उनको मैं आफत में डाल रही हूँ और मेरे लोगों को छोड़ दिया जाए? क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या मुख्यमंत्री ये कहना चाहती हैं कि हाँ, जो मैं कहूँगी मेरे प्रदेश में वही काम होगा? सीबीआई के ऊपर पहले भी शिकंजा 2016, 2017 आपने देखा, वहाँ पर कमिश्नर को बचाने के लिए कि कमिश्नर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब भी दीदी वहाँ बैठ गई। अरे ये कौन सी परंपरा बना दी है आपने कि मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश के अंदर मेरे जितने भी विधायक या मंत्री हैं, अगर वो भ्रष्टाचार या सांसद है वो अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसके बारे में मैं निर्धारित करूंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए दीदी, बहुत सोच सोच के उन्हें बोलना चाहिए। आज उन्होंने अपना पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी बंगाल की जनता के सामने रख दिया। अब इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि बाकी भी लोग उसके अंदर थे। मैं मानता हूं, क्योंकि इससे प्रश्न उठेगा, इसलिए मैं इसका पहले ही जवाब देना चाहता हूं कि बाकी लोग भी उसके अंदर थे, क्योंकि इसके अंदर टीएमसी के एक एमपी हैं जो सौगता रॉय और एक है अपूर्वा पोडकर, ककोली घोष दस्तीदार और एक प्रसून बनर्जी। ये वो नाम है जिनको अभी सीबीआई ने नहीं बुलाया है। ये टीएमसी के बड़े नेता हैं, ये भी उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर थे। तो किसका नंबर कब लगने वाला है इसका अंदाजा नहीं है। जब सीबीआई को उचित लगेगा तब बुलाएंगे। ये धरना प्रदर्शन अपने बाकी के सांसद और मंत्रियों को भी सीबीआई इंक्वायरी में भेजने के लिए था या इस बात के लिए था आपने पहले ही जवाब दे दिया कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को क्यों नहीं बुलाया गया। ठीक है राजीव जी, आपने पहले ही आरोप पर जवाब दे दिया, जबकि मैंने सवाल नहीं पूछा था। इसको मैं मानूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए बोल रहा था। नहीं, ये सवाल सीधे आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर यह कहना ठीक है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? आज इस मुहावरे से भी अलंकृत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। दीपक, ये तो आप खुद ही कह रहे थे, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपने खुद ही यह बात कह दी, इसलिए मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं। दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर साहब हैं, और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। और खुलेआम उल्लंघन ये, कोई किसी भी गवर्नर को इस बात का अधिकार है ही नहीं कि वो सीबीआई को किसी मंत्री या किसी एमएलए के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की अनुमति दे सके। संविधान की धारा 163(2) स्पष्ट तौर पर कहती है कि उनके पास विवेकाधिकार है
लेकिन विवेकाधिकार किन स्थितियों में है वो बहुत स्पष्ट तौर पर संविधान में उल्लेखित है, उसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, अन्यथा लंबी चौड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी। दूसरा, गवर्नर्स आर एड एंड एडवाइस एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वो, और उनको इस बारे में भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल्कुल स्पष्ट है। तो पहली बात यह है कि वहां के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है, और यह गैर संवैधानिक काम भारत के संवैधानिक इतिहास में लंबे समय तक उनका नाम स्वर्णाक्षरों में नहीं बल्कि शायद काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहा जाएगा किस तरीके के भी गवर्नर वहां पे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सीआरपीएफ को लेकर मंत्रियों को उठाया गया, वो भी चार्जशीट फाइल होने के समय, वो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको केंद्र सरकार खत्म करने पर तुली हुई है। अगर आपको वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां की सीबीआई को, तो इसको पहले होने देते कि सीबीआई जाके पुलिस से कहती भाई मुझे ये काम करना, मुझे मंत्री महोदय को उठाना है, आप हमारी मदद करिए। अगर पुलिस इस बात से इनकार कर देती तब आप कोर्ट के पास जाते, कोर्ट से मदद मांगते। लेकिन अगर आप सीधे सीआरपीएफ के जवानों को लेकर अगर आज जाएंगे, मंत्रियों को उठाएंगे, तो सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशनशिप खराब होगा, और अगर ऐसा होगा तो भारत का जो संघवाद है वो टूटने के कगार पर पहुंचेगा। तो आज जो कार्रवाई हुई है वो भारत के संघवाद को नुकसान पहुंचाता है। गवर्नर साहब ने अपने एक्ट से देश के संविधान को काला करने का काम किया, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं। ठीक है, राजीव जेटली जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं राज्यपाल पर, क्या राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए? उन पर टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी चोर है, गवर्नर भी चोर हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी चोर हैं। मैं आशुतोष जी से उम्मीद कर रहा था कि शायद वो ये बात रखेंगे कि जो भी चोर है उसे पकड़ा जाए, लेकिन पूरी डिबेट में उन्होंने गवर्नर पर भी उंगली उठा दी, भारतीय जनता पार्टी पर भी उंगली उठा दी, लेकिन उंगली उन पर नहीं उठाई जो लोग पैसे लेते हुए साफ पकड़े गए हैं। तो मतलब चिंता देखिए आप कहाँ पर है। चिंता इस बात की है कि जब गवर्नर के पास ये अधिकार था, जब सरकार फॉर्म नहीं हुई थी, तब उन्होंने सीबीआई को ये आदेश दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 2014 की इन्वेस्टिगेशन आज की नहीं है, 2014 से कार्यवाही चल रही है। 2014 से कार्यवाही के बाद आज वो दिन आया जब उनकी सुनवाई वहां पर हुई। तो मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं कम से कम आशुतोष जी अगर टीएमसी के प्रवक्ता बोलेंगे तो समझ में आता है मुझे कि वो हमें गाली दें, सीबीआई को गाली दें, सुप्रीम कोर्ट को गाली दें, पूरी संस्थाओं को गाली दें, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आशुतोष जी ये बात कहें कि सब लोग चोर हैं, लेकिन जो असली चोर है उसको क्यों पकड़ा गया है। ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि जो असली चोर है उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। ठीक है, असली चोर आपको ये बोलना चाहिए, जो असली चोर है उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। सीधे मैं चलता हूं विजय मिश्रा के पास, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विजय मिश्रा जी, क्या यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो तो कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर कर रही है, इस पर राजनीति करने का आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आशु, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। विजय मिश्रा जी जुड़ गए टीएमसी से। सबसे पहले जो यहाँ के राज्यपाल हैं, कहीं न कहीं वो अपने संविधान को भूल करके काम कर रहे हैं। एक बीजेपी पार्टी का जो प्रवक्ता के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, और सीबीआई को जो है यह सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार जो है, सीबीआई को जो है तोता पक्षी के रूप में उपयोग कर रही है, विरोधियों को परेशान करने के लिए, विरोधियों को शांत करने के लिए और विरोधियों को दबा के रखने के लिए। और मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा था, चुनाव से पहले, कि भाजपा जो है 100 के अंदर की सीटें आएगी, जो लोग सीट आई है जिनसे इंक्वायरी कर रही है वो मैं आज आपके चैनल पे और एक बात बोल के जा रहा हूँ। देश सुन तो ले, तुम क्या चाहते हो, क्या समझते हो उनके बारे में, इतना बोल के जाइए। वो लोग पाक साफ है, इतना बोल दीजिए कि 2024 में, अभी जजमेंट नहीं आई है कोर्ट की, में दिल्ली में बता दीजिए कि वो लोग पाक साफ है। हाँ या ना में जवाब दिए, पाक साफ है या नहीं है? ममता बोलिए वो पाक साफ है कि नहीं है? वो विपक्ष मतलब का चेहरा बन करके खड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है? गलत है क्या? सबसे बड़ी बात छोड़िए, आप इतना बता के जाइए, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ या ना में बोलिए, वो लोग पाक साफ है या पैसे लेकर पकड़े गए हैं? हाँ या ना बोलिए। एक बात आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी नहीं, आप उसको छोड़िए, बेकार की बातें छोड़िए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, आप ये बताइए। आपके नेता पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं? कहीं न कहीं राज्य सरकार का और बिना
स्पीकर के अरे मेरे परमिशन का, मेरे भाई बिना कहीं भी लेके स्पीकर के जाइए आप परमिशन डिबेट का को, लेकिन कहीं इस भी बात का जवाब जो है जरूर देके उसके जाइएगा विरुद्ध कि कार्रवाई वो नहीं कर लोग सकते हैं। जो वीडियो यहाँ में नजर राज्यपाल आए ने हैं एक वो पार्टी लोग का साफ कार्यकर्ता के है रूप या में झूठा वीडियो उन्होंने है, सच्चा परमिशन वीडियो, ये दिया तो बता है दें कम से कम। मंत्रियों के ऊपर जो है मंत्रियों के एक दूसरे पर नहीं, प्लीज आप दोनों स्काइप पर जुड़े हैं, आवाज नहीं जाती। विजय मिश्रा जी आपने अपनी बात कही, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। राजीव जी आपको भी रोकूंगा। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका नाम है सैकत बख्शी, कोलकाता से जुड़े हैं। सैकत जी, क्या सीबीआई की कार्रवाई को आप उचित मानते हैं? देखिए, सीबीआई का जो कार्रवाई है वो कई दिनों से चल रहा है और ये तो करीबन 5 साल से इसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अभी आज के दिन में ये लोग चार्जशीट बनाया। हालांकि मुझको जो लगता है कि ये जो लॉकडाउन प्रोसेस है ये चल रहा है, लेकिन आज जो हुआ ये लॉकडाउन तो हम लोगों का रेस्पेक्टेड जो सीएम है उन्होंने ही लागू किया 3 दिन आगे से, संडे से, कल से ये लागू हुआ। अभी आज का जो माहौल था उसमें वो राज्य का सीएम होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में, और अभी जैसे हम लोग तो उनका निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आज जो हुआ उनको सीबीआई ऑफिस में जाना, जाकर वहाँ धरना में बैठना, उनका जो स्टेचर है सभी, अभी वो इलेक्शन में भारी मतों से जीता, ये एक्चुअली शोभा नहीं देता, ठीक नहीं लगा मुझको बीइंग अ कॉमन सिटीजन। ठीक है सैकत जी, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। सीधे मैं इसी सवाल को लेकर चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कैसे देखते हैं सीबीआई एक्शन को? अगर इसके पॉलिटिकल मोटिव पे सवाल उठ रहे हैं तो आप जायज मानते हैं? दीपक जी, मैं इस पे कई सवाल उठाना चाहूंगा। ये मामला आज का नहीं है, 2014 का है। जैसे 7 साल वैसे 1-2 महीने और सही, या तो आप पहले कर लेते या 1-2 महीने और रुक सकते थे। मेरा दूसरा सवाल, आपने, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि स्पीकर को आपने इंटीमेट किया। टीएमसी के कुछ प्रवक्ता कह रहे थे स्पीकर से अनुमति ली कि नहीं ली। स्पीकर से अनुमति का कोई प्राविधान नहीं है, स्पीकर को केवल सूचित किया जाता है। महामहिम राज्यपाल से केवल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने का प्राविधान है और वो प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पक्ष जो कि सत्तारूढ़ दल का है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बेहतर यह होता कि दोनों तरफ के जो आरोपी थे एक साथ कार्रवाई होती तो मैं मानता कि कार्रवाई पूरी तरीके से बेदाग और निष्पक्ष है, और एक तरफा कार्रवाई को मैंने कभी भी उचित नहीं माना है और इस पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। और किसी भी आप अधिकारी से पूछ लें, वो इस तरीके की कार्रवाई को एक तरफा और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने वाले थे। इसलिए मेरा प्रश्न चिन्ह नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की तरह होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्षता न सिर्फ करनी चाहिए कि दिखाई भी पड़नी चाहिए, जो कि इस प्रकरण में मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल को राजीव जेटली जी के पास ले चलता हूं, उसके बाद मैं विवेक जी के पास चलूंगा। राजीव जेटली जी, बताइए, आप पर आरोप है कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय चूंकि आपकी पार्टी के हैं तो वो ड्राई क्लीन होगा, यह आरोप लगा रही है टीएमसी। इसीलिए मैंने, दीपक जी, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था प्रश्न उठेगा। मैंने इसीलिए सबसे पहले बात रखी थी कि टीएमसी के लगभग अभी 5 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको सीबीआई ने कॉल नहीं करा है। हम ये कह रहे हैं, हमारे बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सुबह इस बात को रखा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने बोला था कि सीबीआई जब जिसको कॉल करेगी और उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में भागीदारी देनी पड़ेगी, उनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें बहुत सारे टीएमसी के नेता भी नहीं है, और अगर कोई और भी नेता होगा, अगर उसकी भी इंक्वायरी की जरूरत होगी तो सीबीआई उनको कॉल करेगी। और बार बार जो वीडियो सारी दुनिया ने देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता भी निकले थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर भाई तुम इस तरीके को कोई अरेंजमेंट कर रहे हो तो हमारे कम से कम लोगों को नौकरी दे देना, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, पैसा देना ही चाहते हैं तो किसी और को दे देना, हमें मत दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे उसके अंदर जिन्होंने अपनी बात रखी थी। मैं भी उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बात रखी थी, लेकिन जिसकी भी जरूरत सीबीआई को पड़ेगी उन्हें वो कॉल किया जाएगा, चाहे वो टीएमसी का लीडर हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो। फिलहाल मुद्दा जो है वो ये है कि जब वहां पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, ऐसे में ममता बनर्जी हजारों लोगों की सीबीआई इंक्वायरी में जो बीजेपी के लोग हैं उनको आप बाद में बुला रहे हैं, घेर लेती हैं। आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि सबको बुलाया जाएगा। भवन पे हमला
मैंने आपने कहा कि सबको बुलाया जाएगा, मुकुल रॉय को बुलाया जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया जाएगा, बाकायदा पत्थर मारे जाते हैं, बाकायदा पत्थर मारे जाते हैं, सीआरपीएफ आप डाइवर्ट कर रहे जाता है। हैं। आप बीजेपी के किसी भी आदमी की तफ्तीश नहीं हुई है इस देश में, पहली चीज। और उसके बाद टीवी चैनल पे बहुत सारी मुकुल रॉय की इंक्वायरी को स्लो डाउन किया गया है, डिफेंड कर रहे हैं, यह जग जाहिर है, राजनीतिक विशेषज्ञ सबको मालूम है। यही मुझे लगता है अपने आप में चर्चा का विषय होना चाहिए कि सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर कर वहां पत्थर मारे जाएं और उसके पक्ष में राजनीतिक पार्टियों सीबीआई की वर्किंग पे बात करिए ना, पहले अपनी बात सीबीआई की वर्किंग पे बात करिए, ये डिबेट का विषय होना चाहिए। अब इन्होंने तो डिबेट का विषय भी बदल दिया। आप बताइए श्रीवास्तव जी, आप आजकल तृणमूल के फेवर में बात करते हैं, मुझे बताइए तृणमूल का निजाम हाउस का प्रदर्शन क्या उचित था? क्या सीआरपीएफ पर पथराव उचित था? सवाल उठा रहे राजीव जेटली। मैं तृणमूल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, और जीतने के बाद हमारे भी पार्टी ऑफिसर्स और युवा फेडरेशन के दफ्तरों पे हमले हुए हैं टीएमसी की तरफ से, तो मैं टीएमसी के फेवर में नहीं बोल रहा। लेकिन मैं राजीव जेटली जी को क्वेश्चन करूंगा, इलेक्शन के पहले भी जब हम मुकुल रॉय के ऊपर उंगली उठाया करते थे तो हमें बोला जाता था साहब तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है, जस्टिस किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जब हम लोग उंगली उठाते थे तब भी ये लोग यही कहते थे। लेकिन आप ये देखिए, आज विक्रम सिंह जी जो एक बहुत ही सीनियर अफसर हैं, उन्होंने आई रियली अप्रिशिएटेड द वे ही रेज द पॉइंट कि भाई आप सारे अक्यूज्ड को या सारे लोग जिन पे उंगली उठाई जा रही है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, आप उनको एक समान ट्रीटमेंट दीजिए ना। आपने बड़ी कन्वीनियंटली तीन जो है जो आज के विपक्ष में पार्टी है, 6 लोग क्यों छोड़ दिए जो बाकी रह गए टीएमसी के? क्या ये मांग है आपकी? या टीएमसी के प्रवक्ता की ये मांग है? आप सुनिए पहले। नहीं, अभी जो 6 लोग रह गए उनकी बात कर रहे हैं, सुन लो, या जो चोरी के इल्जाम में जिनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनके बचाव में आए हैं, कोई अपनी बात तो क्लियर करिए। या उन लोगों के पक्ष में खड़े जो टोपी पहन के निजाम भवन पे पत्थर फेंक रहे थे, आप या उनके पक्ष में खड़े हैं? किसी के पक्ष में तो खड़े होइए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करनी है, सीबीआई निर्धारित करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन निर्धारित करेगी उस दिन तो अंदर डाल देगी। लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, मैं सीधे पीके अग्रवाल जी के पास चलता हूं। पीके अग्रवाल जी, कैसे देखते हैं सीबीआई की कार्रवाई को? क्या आपको लगता है कि सीबीआई ने निष्पक्ष होकर काम किया है? क्योंकि यहां पर आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई ने पॉलिटिकल एंगल से काम किया है, ऐसा प्रतीत होता है। राजनीतिक दल के लोग और हमारा एक्सपर्ट यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सीबीआई का जो एक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑर्डर के अनुसार किया है। लेकिन सीबीआई के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको देखना चाहिए, अभी जो इन्वायरमेंट है कलकत्ते में, बंगाल में, अभी तृणमूल जीती है तो उसे लॉकडाउन चल रहा है, तो उसे देखना चाहिए कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम से कम दोनों पक्षों के लोगों को साथ में प्रोसिक्यूट करते। ऐसा नहीं है, ऐसा ना प्रतीत हो जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा कि एक ही पार्टी के लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट करके सामने अरेस्ट किया है। तो इस हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शन है, इसके अलावा सीबीआई ने ठीक ही गवर्नर से परमिशन ली है, क्योंकि उस समय वैक्यूम था जिस दिन उन्होंने परमिशन ली। लेकिन इस समय उनको स्टेट पुलिस को भी सूचना देना चाहिए थी सीबीआई को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, वो भी सीबीआई के भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये ना करना ये उनके औचित्य नहीं है। दूसरी बात ये है कि सीबीआई को ये भी सोचना है, जैसे पुलिस कमिश्नर केस में उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट से, और वो जमानत पर हैं। तो सीबीआई की इससे साख गिरती है कि उनकी कार्रवाई अदालतों द्वारा जस्टिफाइड नहीं होती है। तो सीबीआई को ये भी सोचना चाहिए, अभी यहाँ फौरन जमानत मिल गई है तो सीबीआई जो भी कार्रवाई करे, इस सीबीआई एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, उसकी साख को रखने के लिए उन्हें देखना चाहिए, निष्पक्ष ही नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है सीबीआई को कि अब जो कार्रवाई करे। देखिए, इस केस में इससे बड़ा केस हो ही नहीं सकता। नरसिम्हा राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि कोई भी ब्राइबरी का केस हो, विनीत नारायण के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बहुत सीरियस है ब्राइबरी केस में। तो और तो स्टिंग ऑपरेशन से ब्राइबरी केस सामने आए, तो इनमें तो पनिशमेंट होना ही चाहिए। तो इसमें दो मत नहीं है, और बंगाल की जनता कभी भी ब्राइबरी को पसंद नहीं करती। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि केस तो ब्राइबरी का है ना, वो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आया है उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह आरोप लगा है।
तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए और इन केसेस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए? दीपक, ये देश संविधान से चलेगा। देश किसी नेता, किसी मंत्री, किसी राज्यपाल, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी मुख्यमंत्री, किसी सीबीआई के अधिकार के विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलेगा। अभी मैं अपने पुराने पैनलिस्ट को सुन रहा था और मैं डीजी साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि इसी मामले में सीबीआई ने 18 महीने पहले 4 सांसदों के खिलाफ सीबीआई प्रोसिक्यूशन की परमिशन स्पीकर महोदय से मांगी है। इससे सिर्फ इंटीमेट करना नहीं, परमिशन, प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, जिनके नाम है काकोली घोष दस्तीदार, सौगत राय, प्रसून बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। 5 रिमाइंडर सीबीआई दे चुकी है कि आप कृपया इनको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन हमको दीजिए। तो एक तो बहुत स्पष्ट बात यह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एमएलए है तो स्पीकर की परमिशन चाहिए विधानसभा की, और अगर सांसद है तो स्पीकर की परमिशन चाहिए लोकसभा की। इसीलिए सीबीआई ने 18 महीने पहले प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, अभी तक नहीं मिली। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात इस बात को लेकर ये कि जो सवाल ये उठाया गया कि भाई ये जो 4 लोग हैं ये पाक साफ है, साफ नहीं है, तो मैं ये इतना कहना चाहता हूं, 2015 का जब विधानसभा चुनाव के पहले की बात चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने मन से कहते भाग मुकुल भाग, सीबीआई आई भाग मुकुल भाग, ये नारा था। आज वो मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़कर आए हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको भाग मुकुल भाग पिछले 5 सालों में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा है। वो बहुत ही पाक साफ हो गए, बड़े अच्छे हो गए हैं और वो जो वॉशिंग मशीन से निकल के साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। वो भी उसी जो स्टिंग ऑपरेशन है उसे पैसे लेते हुए दिखाई पड़े। न केवल इतना बल्कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कम से कम 3 दर्जन दूसरे मामले भी हैं। तो अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आप शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, मुकुल रॉय को भी गिरफ्तार कर लीजिए, काकोली दस्तीदार को भी गिरफ्तार कर लीजिए, सबको करिए ना। फिर कहा कोई सवाल नहीं खड़े करता इसमें। तो ये जो आप डीजी साहब विक्रम सिंह जी हाथ उठा रहे थे, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन मैं सीधे एक दर्शक के पास चलता हूं। अमिताभ गुज्जर, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए। अमिताभ गुज्जर जी, क्या कहेंगे कोलकाता में आज जो कुछ हुआ उसके बारे में? धन्यवाद श्रीमान जी। श्रीमान जी, जब तक हमारे देश में जाति धर्म लिंग के आधार पर वोट दी जाएगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं सदैव होती रहेगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटना होने के बावजूद भी हमारे देश के लोग गलत के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। यही कारण है कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। तथा मेरा मानना है कि इस घटना की निष्पक्ष सख्ताई से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सख्त कार्रवाई जरूरी होती है। सीबीआई पर किया गया ये पथराव देश विरुद्ध है और दंडनीय है। राजनीति का ठीक है अमिताभ जी, यहीं पर रुकेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद विजय मिश्रा जी से शुरुआत होगी और जो सवाल आशुतोष ने उठाए हैं उससे राजीव जेटली का रिएक्शन लेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं बंगाल में टीएमसी के 2 पूर्व मंत्री और 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की। 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जैसे गिरफ्तारी हुई उसके बाद शाम को जमानत भी हो गई। मामला नारदा केस मामले का है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें टीएमसी के नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एवज में दिखाया गया था। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ टीएमसी से विजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पीके अग्रवाल फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, आप आशुतोष जी की बात पे कुछ कहना चाहते थे। जहां तक मेरी जानकारी है, क्या स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है, इंटीमेट करना पड़ता है? देखिए, 2 बातें हैं। आशुतोष जी बड़े बड़े विद्वान मित्र हैं। एक होती है गिरफ्तारी, अरेस्ट, उसमें आपको किसी तरह की कोई परमिशन नहीं, इंटीमेशन। और एक होता है अभियोजन स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के संबंध में आपको अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ऐसे आ गए हैं, पीके अग्रवाल साहब जैसे बताया कि आपने, लेकिन डबली कॉशस होकर सीबीआई ने अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए आवेदन दिया था तो वो प्रोसिक्यूशन अभियोजन स्वीकृत के लिए दिया था। गिरफ्तारी मैंने कई बार एमएलए एमपी मिनिस्टर्स की है, केवल सूचना इंटीमेशन जाता है, परमिशन लेने का औचित्य नहीं है। और नहीं होना भी, अगर आप परमिशन लेने लगेंगे तो 10 साल गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं सीधे यहां से राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी, कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि ये टाइमिंग
क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि कोरोना काल के बाद ये गिरफ्तारी हो जाती या नारदा के केस पर उसके हिसाब से एक्शन हो जाता? आज ही का दिन क्यों चुना गया? इसके पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा निकाले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, हमारे बीच में बैठकर विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान वो इस बात को रख रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ये कोरोना का वक्त ही चल रहा है। इस कोरोना के वक्त में महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस कोरोना के वक्त में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस कोरोना के वक्त में वही मुख्यमंत्री जिन्होंने लॉकडाउन लगाया है वो हजारों लोगों को साथ ले जा करके सीबीआई के दफ्तर के ऊपर पत्थरबाजी करवा रही है। ये कोरोना का वक्त ही चल रहा है। सबसे ज्यादा संजीदा पद अगर किसी के पास प्रदेश के अंदर है तो वो मुख्यमंत्री के पास है। जब कोरोना के वक्त में मुख्यमंत्री ने ही कोरोना की धज्जियां उड़ा दी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने पैसा खाया, मैं दोबारा से कोट कर रहा हूं, जो रिश्वत लेते हुए वीडियो के अंदर पकड़े गए हैं, क्या उनके बचाव में टीवी चैनल पर किसी को बैठना चाहिए? क्या उनके पक्ष में ये बात रखनी चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? अरे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि डिबेट का सब्जेक्ट तो ये होना चाहिए, कोरोना का वक्त चल रहा है, इस टाइम पे दीदी को इतनी भारी भरकम भीड़ लेके सीबीआई के दफ्तर पे अटैक नहीं करना चाहिए था। इस कोरोना के वक्त पे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इस कोरोना के, क्योंकि ऐसी पहली सरकार देखी है, जीत के बाद तो कई बार ऐसा सुना है कि राजनीतिक पार्टियां कहती हैं जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। अब हम जीत गए हैं, अब हम जनता की सेवा करेंगे। पहली ऐसी सरकार देखी, जीतने के बाद दूसरी पार्टी जो अपनी सरकार नहीं बना पाई उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। एक्शन लेगी। आप क्या कह रहे हैं दीपक? आप क्या कह रहे हैं? और आप किस चीज को विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं, सीधे विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। विजय मिश्रा जी, आप पर आरोप है और आपकी पार्टी पर आरोप है कि अगर गिरफ्तारी हुई थी तो मुख्यमंत्री को प्रदर्शन करने के लिए सीबीआई जाने की क्या जरूरत थी, और लॉकडाउन के अंदर ऐसे उग्र प्रदर्शन की क्या जरूरत है? विजय जी, ऐसे में आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। दीपक जी, बीजेपी शासित राज्यों में प्रतिदिन धर्षण होते हैं, प्रतिदिन। वहां महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और जो बीजेपी के प्रवक्ता आज डिबेट में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सबसे बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि इस देश में वैक्सीन की कमी है। इस देश में जो है शवों का जो है दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। बहुत शर्म की बात नहीं रहेगी। और एक उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। टीवी चैनल में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। यहाँ जो है राज्यपाल जो है इसी नारदा के एक अभियुक्त शुभेंदु अधिकारी जी के विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, परसों की बात है, और शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें दुपट्टा उड़ा करके उन्हें जो है मैंने उत्तरी उड़ा करके सम्मान कोई भी विधायक कर सकता है। अभी छह बड़े नेता रह गए, वो भी दुपट्टा उड़ा सकते हैं। गवर्नर साहब को दुपट्टा उड़ाना चाहते हैं तो दीदी भी उड़ा सकती है, अभिषेक बनर्जी भी उड़ा सकते हैं, वो भी तो वही करते हैं। और आज जो सबका दुपट्टा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई की इंक्वायरी से बच जाएगा। सबसे बड़ी बात है आज जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई की इंक्वायरी से बच जाएगा। अभी 6 आपके बड़े नेता है, बुलाइए, बताइए कौन से विधानसभा में गवर्नर साहब जब चाहेंगे विधानसभा में चले जाएंगे, उनका विशेषाधिकार जो है। सीबीआई आपके पार्टी के आप केंद्र सरकार, मतलब आप कहना चाहते हैं जो ममता बनर्जी ने किया वो ठीक किया, मतलब ये जो अटैक किया सीबीआई दफ्तर पे ठीक किया, आपका कहने का मतलब ये हजारों की भीड़ लेकर जो पत्थरबाजी करी है दीदी ने ठीक करी, आपका ये कहने का मतलब है इसको बचाना चाह रहे हैं। चाहिए कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई जो है मुकुल राय पे। अच्छा ये बताइए, इनके खिलाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिनसे सीबीआई ने पूछताछ करी, इनके खिलाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। अगर होनी चाहिए तो ममता बनर्जी वहां क्या करने गई? अगर होनी चाहिए, मैं कहता हूँ सबके खिलाफ होनी चाहिए, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या ममता बनर्जी हर किसी की कार्रवाई के ऊपर उस निजाम भवन पे हमला करेंगी? क्या ममता बनर्जी हमला करेंगी? लोगों का जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में शवों को जो है नदियों में बहा दिया जा रहा है। क्या स्थिति है इस देश की? बहुत शर्म की बात है। आप ये साइक्लोन पे भी बोल देंगे, ठीक है, और भी बोल देंगे, बाकी पहले से बात चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। सोनू झा वाराणसी से, सोनू क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ कोलकाता में उस पर?
भाई साहब इसमें क्या करेगा, हमारे भाई साहब ये बता रहे हैं कि शवों को बहा दिया जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। ये कहाँ थे उस समय, घर में सो रहे थे क्या कि जब 20,000 वैक्सीन बर्बाद हो रही थी? लोगों को जो भड़काया जा रहा है कि वैक्सीन लगा के आदमी की मृत्यु हो जा रही है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, तब ये कहाँ थे? घर पे सो रहे थे, तब इनको नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन की कमी। आज बीजेपी घर घर जाके ऑक्सीजन पहुंचा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है, 20,000 40,000 बेडों की व्यवस्था की गई है। आप इस पे बात कर रहे हैं कि नहीं ये सब व्यवस्था नहीं हो रही है। कहाँ नहीं हो रही है? आप आकर खुद देखिए, हमारे वाराणसी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, और कहाँ यह वाराणसी में लाश लौट रहा है, हमने तो नहीं देखा है। ठीक है, सोनू झा जी ने बड़े विचारोत्तेजक बात बोली। मैं इसी बहस को यहां से आगे ले जाता हूं और सीधे मैं यहां से चलता हूं राजीव जेटली जी के पास। राजीव जेटली जी, कई आरोप आप पर लगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को सीबीआई क्यों बचा रही है? मैंने तो कभी नहीं कहा दीपक जी, जिसको सीबीआई बुलाएगी वो उसको जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। यहाँ डिबेट तो कुछ और हुई है, यहाँ डिबेट तो ये हो रही है कि सीबीआई को निर्देश तो आप ही देते हैं, क्यों बुलाया गया? सीबीआई को निर्देश तो ये हो रही है कि ममता बनर्जी जो सीबीआई के दफ्तर पे हमला करके आई हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमले को तो बाद में करो, पहले किसी को भी बुलाए सीबीआई पे तो जस्टिफिकेशन दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी को बुलाए, सीबीआई की वर्किंग पे तो कुछ जस्टिफिकेशन दीजिए पहले। जाएंगे सीबीआई की वर्किंग पे नहीं बोलेंगे राजीव जेटली, सीबीआई की वर्किंग पे राजीव जेटली नहीं बोलेंगे। 2014 अगर हमारी राजनीतिक सीबीआई अगर भारतीय जनता पार्टी का क्या होती तो हम जरूर बोल देते। आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं इनके ऊपर टिप्पणी कोई राजनीतिक पार्टी करे या उनका प्रवक्ता बन के बैठे, तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात तो मुझे लगता नहीं कोई कर सकता है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? सीबीआई की वर्किंग पे संवैधानिक संस्थाओं के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे, हम अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, संवैधानिक संस्थाओं में जो भी काम करना वो अपना काम करके रहेंगे। आप अपनी वर्किंग में अरेस्ट में केसेस करने में बताइए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये बताइए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, सबकी होनी चाहिए, इंक्वायरी कर रही है, सबकी होनी चाहिए, जजमेंट हो रही है। अगर होनी चाहिए तो ममता बनर्जी ने सही काम किया क्या पत्थर मार के वहाँ पे? दीदी ने सही काम किया क्या वहाँ पर हमला करके? अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो हमला जायज है क्या? सीबीआई के दफ्तर पे हमला जायज है या नहीं? सीबीआई के दफ्तर की बात है, पहले आप बताइए। बात की कैसे बात हो गई? मतलब आप संवैधानिक संस्थाओं में अपने हजारों लोग लेके उसके ऊपर अटैक करते हो, ये बात की बात हो गई। जिन लोगों ने गुनाह करा उनसे इन्वेस्टिगेशन लाओ, हमला करा तो वो बात की बात हो गई। ये क्या तरीका है आपका? प्रोटेस्ट तो होगा। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे दिल्ली के हो या बंगाल के, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से आप लोग, आप चीफ मिनिस्टर्स को वर्क नहीं करने देते, चाहे दिल्ली हो बंगाल हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये आपका कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बैठ के ना पश्चिम बंगाल में सोच रहा होगा हमारे प्रवक्ता कर क्या रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में? ये क्या बात रख रहे हैं? मैं ममता बनर्जी का सपोर्टर नहीं, क्या बात रख रहे हैं? आप ही के कार्यकर्ता सोच रहा होगा जो मारा जा रहा है टीएमसी द्वारा, वो सोच रहा होगा। ये क्या बात? ठीक है विवेक जी 1 मिनट विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं, वो शायद कोई पॉइंट रखना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, सीबीआई की फंक्शनिंग पर आप क्या कहेंगे? सीबीआई पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के प्रति झुकाव रखती है, क्या ये आरोप लगाना उचित है? दीपक जी, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं, लेकिन मैं केवल सीबीआई का बड़ा सम्मान करते हुए एक वाक्य कहूंगा। सीबीआई ने जाहिर है कि इस केस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 5 तारीख की स्वेरिंग इन के बाद लॉकडाउन में उन्होंने गिरफ्तारी की, लेकिन न्यायालय में अगर जमानत हो गई तो उनकी क्या तैयारी थी? इस तरीके की अधकचरी तैयारी और हाथ के हाथ जमानत हो जाना, यह भी प्रश्न चिन्ह लगाता है विवेचना की गुणवत्ता पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में भी जांच करेंगे कि अगर आपने इतनी प्राथमिकता दे करके इतनी तत्परता दिखाई गिरफ्तारी में, आप उनको जेल भी नहीं भेज पाए, हाथ के हाथ जमानत हो गई। ये चीज अगर सिविल पुलिस में होती दीपक जी तो विवेचक निलंबित भी हो जाते। बहुत खूब, ठीक है, मैं सीधे राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी, सवाल यहां पर कई सारे हैं। सवाल यह भी है कि क्या ये गिरफ्तारी एक जांच एजेंसी की अधकचरा गिरफ्तारी थी कि आपने सुबह गिरफ्तार किया और दोपहर बाद जमानत मिल गई उनको? नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का। इतनी ज्ञानवर्धक बात इन्होंने कही, जो मैं बार बार तब से जब से डिबेट पे बैठा हूं तब से मैं ये बात बोल रहा हूं। क्योंकि सीबीआई ने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करी, कमजोर करी, मजबूत करी, मध्यम करी, उनको जमानत मिली, ये मैटर सीबीआई का है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता।
क्योंकि मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। यही बात अभी विक्रम सिंह जी ने कही कि सीबीआई की इंक्वायरी अगर मजबूत होती तो शायद वो ना छूट पाते। तो ये सीबीआई को इसका विश्लेषण करना है कि क्या कमियां रह गई थी। तो ये मुझे लगता है हमें सीबीआई का प्रवक्ता भी अगर यहाँ बैठा होता तो इसका बेहतर जवाब दे पाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी लोग गुनहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि सीबीआई ने कैसी इन्वेस्टिगेशन करी, मुद्दा ये है कि सीबीआई के दफ्तर पे इन्वेस्टिगेशन के वक्त पे हमला हुआ, वो हमला क्यों हुआ, ये मुद्दा है। बिल्कुल गलत और आपत्तिजनक मुद्दा सीबीआई की वर्किंग बिल्कुल है। सीबीआई को पॉलिटिकल मिसयूज किया गया है, सेलेक्टिव तरीके से उसको यूज किया गया है, ये बिल्कुल आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपके बीजेपी के आपको कैसे पता? बताइए, चले आज डिबेट में बताइए आपको कैसे पता? नहीं, आपको कैसे पता यही बता दीजिए आप पहले। आपने सीबीआई को नहीं, आप बताइए कैसे पता आपको? आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्या? बिना तैयारी के सीबीआई ऑफिसर है क्या? आपकी पार्टी ने आप टीएमसी के वकील है क्या? आपको कैसे पता? इसका बताइए जवाब, इसका जवाब दे दीजिए मुझे, कैसे पता आपको? सीबीआई सिलेक्टिव है, इसका जवाब दीजिए मुझे पहले। बिल्कुल सिलेक्टिव है सीबीआई। आप क्या उसका अंग है? आप अंग है? आप पश्चिम बंगाल गए हैं, आप पश्चिम बंगाल को जानते हैं, आप उन नेताओं को जानते हैं कि आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा, उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया, या आपको जानकारी है क्या? कैसे लिया, कैसे नहीं लिया, तो आपने कैसे सीबीआई को मैं तो उंगली नहीं उठा सीबीआई पे, ना मैं सीबीआई की तरफ से जवाब दे रहा हूं। आप कैसे सीबीआई के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? आपने सीबीआई का मिसयूज किया, आपने वेंडेटा की कोशिश की और चलो बताइए आप कैसे किया, आप बताइए इसको, आपने मुक्की खाई, बताइए कैसे किया और जमानत भी मिल गई, कैसे किया बताइए, और आपकी टाइमिंग कैसे किया बताइए आप, आपको बहुत जल्दी थी। आप बताइए टाइमिंग कोरोना हो, बता दीजिए। चाहे लॉकडाउन हो, श्रीवास्तव जी सीबीआई को किसी लीजिए, श्रीवास्तव जी जब बताएंगे तो होनी चाहिए। अरे आप, लेकिन आपकी तैयारी कमजोर थी। सीबीआई को चिट्ठी लिखिए कि मैं बताऊंगा जब कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप सीबीआई का मिसयूज करते हैं, आपकी पार्टी सीबीआई का मिसयूज करती है, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए करती है। उत्तर प्रदेश में कोई अरेस्ट नहीं होगा, महाराष्ट्र में यूपी में कोई अरेस्ट नहीं करेगी सीबीआई कभी किसी केस में आजकल, क्योंकि वहां योगी साहब की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के केस में नहीं होगा। नहीं सुनिए, आप पहले जाकर के योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार को बिठा करके। मैं सीधे विजय मिश्रा जी के पास चलता हूँ। विजय मिश्रा जी, दीदी को बड़ा मैंडेट मिला है, दीदी को इतना बड़ा मैंडेट पश्चिम बंगाल ने दिया है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई है। हैट्रिक के बाद तो उनको अपने पद के प्रति और संवेदनशील नहीं होना चाहिए। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर धरने पे बैठ जाएगी एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिस में तो क्या संकेत जाएगा? आज चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गई थी, नहीं तो जनता के अंदर जो आक्रोश था, कहीं न कहीं बंगाल की जनता यह समझ चुकी है। बंगाल की जनता बहुत ही जागरूक है, वह जानती है कि बंगाल को किसी भी तरह दखल करने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, और सीबीआई से लेकर के तमाम सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके यह बंगाल की जनता समझ चुकी है। ममता बनर्जी जी वहां गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहां जो है हमारे एक सांसद जो वकील हैं उनके ऊपर सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे हाथापाई की है। आज आप पता करें कितना मैं इसकी निंदा करता हूं कि एक सांसद के साथ जो है सीबीआई के अधिकारी उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं, बहुत ही दुख की बात है। और बंगाल की जनता जो है उनके अंदर इतना आक्रोश था कि कहीं न कहीं जो है तो आप हाई कोर्ट में हमला कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमला कर देंगे, आपके पक्ष में कोई बात नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को उठा देंगे। बंगाल को और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ममता बनर्जी खुद जाएंगी हमला करवाने के लिए, बताइए, खुद कार में बैठ के जाएंगी, पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके जाएंगी। ये हाईकोर्ट की बिल्डिंग तोड़ दीजिए, ये हमारे खिलाफ जा रही है, ये सीबीआई की बिल्डिंग तोड़ दीजिए, इसमें आग लगा दो, उसमें अरे हमारे घरों में तो आपने आग लगा दी है। अरे इन संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, हमारे घरों में तो आग लगा दी। पश्चिम बंगाल में हमारा कार्यकर्ता सड़क पर नहीं निकल सकता, वो बेचारा इतना डरा हुआ है, उनके फोन आते हैं कि दादा बचा लो हमें इन गुंडों से। कार्यकर्ता आप बताइए, सीबीआई को भी इन गुंडों से बचाना पड़ेगा, सारी संस्थाओं को बचाना पड़ेगा। बीएसएफ और सीआरपीएफ पहले ही बोल चुकी है कि हमारे ऊपर अटैक करवाया जाता है टीएमसी द्वारा, आप किसी को तो बख्श दीजिए। जो है खुद फोड़ रही है और टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है। आपके कार्यकर्ता बीजेपी के पार्टी ऑफिस को जला रहे हैं, ऐसा खुद कर करके
टीएमसी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और आपका डालिए अंदर, अगर हमारे कार्यकर्ता है तो डालिए अंदर। राज्यपाल जी हैं, और आपके कार्यकर्ता हैं जिनके नाम उजागर हो चुके हैं, उनको प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं छेड़ा अभी तक? डालिए। हम तो किसी और का इल्जाम लगाए, जब दीदी ने चुनावों से पहले कह दिया था मैं बदला ले लूंगी, ये फोर्सेस जाने दीजिए, उनके बाद दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। दीदी तो पहले ही बोल चुकी थी, धमका पहले चुकी थी हमें। आपको इसका उचित जवाब देगी, आप इंतजार करें, वह समय दूर नहीं, 2024 भी दूर नहीं और 2022 में यूपी से भी आपकी सरकार जाएगी, आप देख लीजिए। भैया आप तो 2024 अभी जीतते ही पश्चिम बंगाल की जनता आज इस बात का मातम मना रही कि हमसे क्यों गलती हो गई। अगर ये रवैया और ये रूप दिखाना था तो हमें दीदी को नहीं लेके आना था। आज तो पश्चिम बंगाल की जनता ये सोच रही है बैठ के, ये सोच रही है कि इतनी गुंडागर्दी इस तरीके से, ऐसा तो 1947 के बंटवारे के वक्त नहीं हुआ था जैसा आपने माहौल बना दिया है। पूरे गांव के गांव खाली करवा दिए आपने। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आपको मालूम है कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं निकाला जा रहा गाँव से, वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी निकाला जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी निकाला जा रहा है, केवल धर्म के आधार पे, केवल धर्म के आधार पे कार्यकर्ता नहीं देखा जा रहा। ऐसा माहौल बन चुका है वहां पर। जनता जवाब दे दी और यहाँ की जनता यह समझ चुकी है कि बीजेपी के तरफ से यह एक जुमलाबाज पार्टी है, यहाँ की जनता सब जान चुकी है। और भैया मैं तो कह रहा हूँ सबको बाहर निकाला जा रहा है। आप ये तो मुझे पता नहीं श्रीवास्तव जी क्यों आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर होने के लिए, लेकिन श्रीवास्तव जी के कार्यकर्ताओं को तो खुद गाँव से बाहर निकाल दिया, केवल क्योंकि वो हिंदू धर्म चाहते थे, उनको भी गाँव से बाहर निकाल दिया। पूछिए आप उनसे, आप पूछ के देखिए उनसे, नहीं निकाला तो बताएंगे क्या स्थिति है बताइए। लोगों को बचाइए, लोगों को ऑक्सीजन दीजिए, लोगों को जो है उचित अन्य राज्यों में इलाज की व्यवस्था करिए, छोड़िए सब ऑक्सीजन तो आज दीदी जी में गई थी, ऑक्सीजन के चलिए हम राज्य पर रख के गई थी वहाँ पे। सवाल यहाँ पर और बहस यहाँ पर सीबीआई के इस कदम पर होती रहेगी। विजय मिश्रा जी आप भी थोड़ा विराम दीजिए, राजीव जी आप भी थोड़ा विराम दीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहस में वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन चलते चलते देश की बहस में हमने जो सवाल पूछा था उसके बारे में दर्शकों का क्या कहना है ये देखते हैं। हमने पूछा था क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है, ये सवाल पूछा था। आइए देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या जवाब हमें मिले हैं। 80% लोगों का कहना है नहीं, क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है। 80% लोगों का कहना है नहीं और 20% का कहना है हाँ। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।